अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 10 तक पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स का फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 4, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। क्या कहते हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल? क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर ए प्राइस। सेक्शन नंबर 4 में ये है कि सेल क्या है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है। जब जो सेलर है गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है या ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री करता है बायर को किसी प्राइस में, और उसके बाद है कि देयर में बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर पार्ट ओनर। वो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्ट ओनर से दूसरे पार्ट ओनर भी कर सकते हैं। एक पार्ट ओनर है और दूसरा जो पार्ट ओनर है उससे वो ख़रीद सकता है प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो गुड्स है, वो खरीद कर सकता है। मिसाल के तौर पे ए और बी ने साथ मिलकर कार खरीदी सी से 50,000 में, 25,000 दे के ए से कार खरीदी। ए उसको बेचना चाहता है, बी कहता है आप बेचना चाहते हो तो मैं उसको ख़रीद करता हूँ। तो बी क्या क्या हो गया, एक पार्ट ओनर भी है उस कार में और उस कार को वो ख़रीद भी कर रहा है, तो उसे पार्ट ओनर इस पार्ट को ख़रीद कर सकता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी है एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो इसमें क्या है कि सेल एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो गुड्स सेल कर रहा है उसको एब्सोल्यूट सेल कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं आपको सेल कर रहा हूँ कल मैं आप वापस लूँगा, ऐसा नहीं, मतलब कि एब्सोल्यूट वो सेल कर रहा है। और कंडीशनल का मतलब क्या है कि जो सेल है उस पर कोई कंडीशन लगाई गई है। जैसे आपने कहा बायर को, अगर आप मुझे 10% एडवांस दोगे तो ही मैं आपको गुड्स सेल करूँगा। उसके बाद है तीसरी पॉइंट, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए सेल। तो जैसे ही सेलर बायर को गुड्स देता है, इमीडिएटली उसको दे देता है, हम उसे क्या कहेंगे, ये सेल हो गया। इमीडिएटली उसको ट्रांसफ़र करता है तो वो हो गया सेल। मिसाल तौर आप शॉप पे गए, आपने मोबाइल ख़रीदा और उसको प्राइस दी तो क्या हो गया, सेल हो गया। उसने सेल किया, आपने प्राइस दी, ये हो गया सेल। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेल बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी in the goods in to take place at future time or subject some condition thereafter to fulfill the contract is called an agreement to sale। agreement to sale, अगर वो प्रॉपर्टी फ्यूचर में देता है या कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद। कंडीशन क्या है, मिसाल तौर के ए ने सी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कहा अगर मुझे बी रॉ मटेरियल देगा तब मैं इसको मैन्युफैक्चर करके आपको गुड्स दे दूंगा। मतलब कि कंडीशन क्या हो गई, अगर मुझे बी रॉ मटेरियल देगा तभी मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करके आपको दूंगा। तो सेल क्या हो गई, इसको क्या कहेंगे, एग्रीमेंट टू सेल, मतलब कि फ्यूचर में वो गुड्स ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद आती है पॉइंट नंबर 4, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकेम ए सेल when the time lapse or conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be a transferred formalities of the contract। तो एग्रीमेंट टू सेल कब सेल हो जाएगा, जब टाइम ख़त्म हो जाए और कंडीशंस जो है फुलफिल में हो जाए। या जैसे ही मिसाल तो जैसे आपने ऊपर मिसाल दिया था कि जब रॉ मटेरियल देगा बी तभी ए सी को गुड्स मैन्युफैक्चर करके देगा। जब वो रॉ मटेरियल मिल गया, अब गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए गए हैं, अभी वो ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है, तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल क्या हो गया, सेल हो गया। ये कहता है पॉइंट नंबर 4। उसके बाद है सेक्शन नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर ए प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर।
अगर आप सेल या बाय करने के लिए रेडी हो सर्टेन प्राइस पे, अगर वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है तो उस ऑफ़र को हम सेल माना जाएगा, उस ऑफ़र को क्या माना जाएगा, सेल माना जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट में बी प्रोवाइड फॉर द immediate deliver of the goods or immediate payment of price or both, or for the delivery or payment by installments, or that the delivery or payment or both shall be postponed। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि जब मैं इमीडिएटली डिलीवरी आपको गुड्स की करूँगा तो आप भी मुझे इमीडिएटली प्राइस देना। अगर मैं गुड्स आपको इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करूँगा तो आप उस इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग टू मुझे पेमेंट देना, या तो वो पोस्टपोन भी उसे कर सकते हैं। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ, और partly in writing and partly by word of mouth may be implied from the contract of the party subject matter of the contract। तो इसमें ये सिंपल है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ओरली भी बना सकते हैं, रिटन में भी बना सकते हैं, या पार्टली ओरली होगा या पार्टली रिटन में भी बना सकते हैं। तो उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 6 एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। द गुड्स विच फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स ऑन और possessed by the seller और फ्यूचर गुड्स। सेक्शन नंबर 6 कहता है जो सब्जेक्ट मैटर है सेल ऑफ गुड्स का, वो एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकता है जो सेलर के पास हैं, या वो फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। ये कहता है पहला पॉइंट सेक्शन नंबर 6 का। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि देयर में बी ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड अपॉन कॉन्टीजेंसी विच में बी और नॉट हैपन। पॉइंट नंबर दूसरा कहता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी को वो अक्वायर कर रहा है वो किसी कंडीशन पे भी हो सकती है, या वो कॉन्टीजेंसी पे भी डिपेंड हो, किसी कॉन्टीजेंसी पे डिपेंड। पॉइंट नंबर 3 वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as agreement to sell the goods। अगर सेलर गुड्स को फ्यूचर में गुड्स को ट्रांसफ़र करे तो उसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहा जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, जो फ्यूचर में गुड्स को ट्रांसफ़र करे उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद हम चले आते हैं सेक्शन नंबर 7 पे, गुड्स प्रेसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made pressed or became so damaged as no longer to answer to the description in the contract। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक गुड्स पे होगा वो वाइड होगा। अगर कैसे वाइड होगा, अगर वो गुड्स ख़राब हो गए हो कॉन्ट्रैक्ट के बाद, कॉन्ट्रैक्ट से पहले मगर उसकी सेलर को नॉलेज नहीं थी कि वो गुड्स ख़राब हो गए, वो डैमेज हो गए हैं, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइड। मिसाल तो ए ने बी से कहा मैं आपका वाइट हॉर्स ख़रीद करना चाहता हूँ, तो बी उसे बेचना चाहता है बी, मगर कॉन्ट्रैक्ट से 1 घंटा पहले बी का घोड़ा मर जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वाइट। मतलब अब वो घोड़ा रहा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वाइट। उसके बाद हम चलाते हैं सेक्शन नंबर 8 गुड्स pressing before sale but after agreement to sell, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer pressure became so damaged as no longer to answer to the description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided। सेक्शन नंबर 8 कहता है किसी भी पार्टी की गलती नहीं है, ना सेलर की है ना बायर की है, लेकिन वो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्रेश हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डैमेज हो गए हैं, तो सेलर बायर को सेल नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज हो गए हैं, तो इस एग्रीमेंट को अवॉइड किया जाएगा। हम सिंपली वी कैन से इट इज़ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम क्या कहेंगे, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल तौर ए ने बी से कहा कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 बैग्स ऑफ वीट का। जब वो ए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कर रहा था तब ए के गोदाम में आग लग जाती है, वो सारे बैग्स वीट के जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो एग्रीमेंट क्या हो गया, वाइडेबल हो गया, क्योंकि वो ख़त्म हो गई, जल गई कॉन्ट्रैक्ट
के बाद एग्रीमेंट के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कर रहा था, एग्रीमेंट कर रहा था तब तो थी, मगर कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्मेंस कर रहा था तब वो जल के राख हो गई। तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट YW से अवॉइड किया जाएगा। उसके बाद हम चले आते हैं ascertain of price, section number 9. The price is contract of sale may be fixed by this contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties. सेक्शन नंबर 9 कहता है कि प्राइस को असर्टेन कैसे करते हैं। इसमें 3 पॉइंटें हैं, 3 तरीके बताए गए हैं उसमें प्राइस असर्टेन करने के लिए। या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर सकते हैं या कोई मैनर प्रिस्क्राइब किया है उसके मुताबिक प्राइस को बाद में फिक्स कर सकते हैं, असर्टेन कर सकते हैं, कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम उसको प्राइस को असर्टेन कर देंगे। या तो हम जैसे ही डीलिंग करते रहते हैं तो उस हिसाब से हम प्राइस को असर्टेन करेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 कहती है। पॉइंट नंबर 2 कहती है वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड अकॉर्डिंग विद द foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price. What is a reasonable price is a question of fact, depend on the circumstance of each particular case. अगर जो हमने ऊपर 3 क्लासेस जो 3 तरीके पढ़े हैं उसमें प्राइस फिक्स नहीं की गई है तो बायर रीजनेबल प्राइस देगा सेलर को। रीजनेबल प्राइस क्या है, वो डिपेंड अपन करती है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब है अगर आपने मिसाल तौर अगर आपने बाइक खरीदी है तो उसको बाइक के हिसाब से प्राइस दोगे, ना कि उसे साइकिल के हिसाब से। क्या है रीजनेबल प्राइस बाइक के हिसाब से। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंड अपॉन दी सरकमटेंस। सरकमटेंस से कि आपने बाइक खरीदी है तो आप बाइक की प्राइस दोगे, ना कि साइकिल की। उसके बाद हम चले आते हैं आज का हमारा लास्ट सेक्शन है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of the third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby voided. सेक्शन नंबर 10 कहता है ऐसा एग्रीमेंट जिसमें थर्ड पार्टी प्राइस को डिटरमाइन करे। मिसाल तौर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बी कहता है मैं आपकी वॉच खरीदना चाहता हूँ, ए उसे बेचना चाहता है, बेचने के लिए रेडी है, मगर प्राइस में सेटिस्फाई नहीं होते। दोनों कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो आपकी वॉच है उसको सी यानी थर्ड पर्सन उसको प्राइस को डिटरमाइन करे। अगर थर्ड पार्टी प्राइस को डिटरमाइन नहीं करती तो एग्रीमेंट को अवॉइड किया जाएगा, उसे अवॉइड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। प्रोवाइडेड that if the goods or any part thereof have been delivered on to appropriate by the buyer, he shall be a reasonable price thereof. अगर वो डिलीवर्ड गुड्स हो चुके हैं उसे बायर ने अप्रोप्रिएट कर दिया, हमने उसे इस्तेमाल कर दिया, तो बायर उसको सेलर को रीजनेबल प्राइस देगा। उसके बाद आती है पॉइंट नंबर 2 where such third party is prevented from making at the valuation of the fault of the seller or buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in fault. अगर थर्ड पार्टी फॉल्ट करती है प्राइस को डिटरमाइन करने में किसी के भी कहने पे, सेलर या बायर के कहने पे, तो जिस पार्टी ने फॉल्ट नहीं किया है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है अगेंस्ट द फॉल्ट पार्टी के। ये पॉइंट नंबर 2 कहती है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 10 से आगे पढ़ेंगे या सेक्शन 11 से लेकर 17 तक। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।